182 विधानसभा है। मैं चाहूंगा कि वो ऐसा संकल्प लें, उनकी टीम तमाम बैठी है गुजरात की, क्योंकि गुजरात और दमनदीप दोनों ही मिलकर प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, उनकी वजह से प्रोग्राम सफल हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हर विधानसभा के अंदर कम से कम 20-20 समता सैनिक दल का कैडर तैयार करेंगे और उसके लिए योजना बनाएंगे, क्योंकि आप एक एजुकेटिव मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे प्लान भी कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा अनुरोध है और इन्हीं के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और मैं इन पंक्तियों के साथ, रुकिए सर, कि बाबा के नवयुवक किशोर कल के सुनहरे पल की ओर बढ़ता चल बढ़ाता चल, गीत भीम के गाता चल, कि सुबह निहारन शाम निहार, धूप निहारन छाँव निहार, छाले पड़े न पाँव निहार, करना है संघर्ष के दौर, बाबा के नवयुवक किशोर कल के सुनहरे पल की ओर बढ़ता चल बढ़ाता चल, गीत भीम के गाता चल। तो वंदन करता हूँ, विश्व वंदनीय बोधिसत्व बाबा साहब को वंदन करता हूँ। और हमारे जो पुरखे जिन्होंने हमारे लिए काम किया और बलिदान दिया, उनको याद करते हुए मैं मेरी बात रखने जा रहा हूँ। हमारे बनते ज्योति जी, जिसको वंदन करता हूँ, हमारे कार्याध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जी, और मंच पे राजकुमार जी, अशोक सागर जी, हमारी महिला कमांडर विंग, और जो मंच पे और लोग बैठे हैं, और आप सब पदाधिकारी जो हजारों किलोमीटर से यहाँ पर दीव दमन में आए हैं, उनको वंदन करते हुए मैं मेरी बात रखने जा रहा हूँ। तो पहले मैं मेरी बात बाबा साहब की बात जो हमारे कार्याध्यक्ष उमेश सिंह गौतम ने रखी थी, गुजरात प्रदेश में जो घटना घटी वो ऐतिहासिक घटना थी। बाबा साहब पढ़ लिख कर तो आ गए थे, लेकिन वो उसको क्या करना था, तो वो जो घटना बनी उसकी वजह से हम यहाँ इस पोजीशन में आए हैं, वो ऐतिहासिक घटना थी। तो वो बात मैं थोड़ी विस्तृत कहूँगा। बरोड़ा के राजा सयाजीराव गायकवाड़, वो यहाँ के जो टैलेंट वाले लड़के थे उनको फॉरेन भेजते थे, इंग्लैंड अमेरिका भेजते थे पढ़ने के लिए। तो बाबा साहब के जो पिताश्री थे राम जी सतपाल, उनका एक परिचित था, वो उसने सयाजीराव गायकवाड़ को बात बताई कि ये जो एक लड़का है वो बहुत टैलेंट वाला है, अगर उसको फॉरेन भेजा जाए तो कुछ कर पाता है वो। तो कॉन्टेक्ट में आए, उनका इंटरव्यू लिया बाबा साहब का और देखा कि तो बहुत टैलेंट वाला लड़का है, उसको भेजा। लेकिन उनके साथ शर्त थी, वो राजा महाराजा पहले शर्त करते थे कि वो उसका कुछ मुनाफा होना चाहिए ना, तो उसने शर्त रखी कि अगर आप पढ़ लिख कर आओगे तब मेरी जो राज है उसको काम करेगा। बाबा साहब ने हाँ कर दिया, तो उनके पास तो नहीं था फॉरेन जाने, तो बाबा साहब ने हाँ कर दिया और बाबा साहब पढ़ आए। और हमें जो करनी थी तो वचनबद्ध थे, तो हमें आए और काफी पढ़ के आए थे, डॉक्टरी पढ़ के आए थे इकोनॉमी में। तो जब ट्रेन में उतरे तो उनके स्वागत में कोई नहीं आया था, ना तो राज परिवार से कोई आए थे और ना ही हमारे समाज के कोई आए थे। वापस सबको दुख हुआ, तो मैं इतना पढ़ लिख कर यहाँ पर आया हूँ, फिर भी कोई मेरे स्वागत के लिए आया नहीं। कोई बात नहीं, चलो मैं ड्यूटी तो करूँगा, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर गए, तो जो वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनके सबऑर्डिनेट कहते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनको सैनिक सचिव का होदा दिया गया था। यानी सैनिक सचिव यानी कि जो सैनिक है उनको कुछ भी हथियार, खाना पीना सब जो कर रहा हो वो बाबा साहब कर रहे थे, लेकिन उनके नीचे जो उनके सबऑर्डिनेट थे उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे। यानी कि उनका पटवारी जो पट्टा वाला था वो भी दूर से फैल फेंकता था। बाबा साहब को बहुत दुख लगता था, तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी ये मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। बाबा साहब मकान ढूंढने गए, मकान मिला नहीं, और पारसी की धर्मशाला थी उसमें और थोड़ा बहुत झूठ भी बोले होंगे शायद, तो वहाँ पर रहे और वहाँ पे उसको जो कमरा दिया गया था वो भी कबाड़ खाना जैसा था, थोड़ा सामान था और उसमें एक साइड में थोड़ा जगह थी, उसमें बाबा साहब रुके। लेकिन 2-3 दिन रुके होंगे, उनके पारसी वालों को सबको पता चला कि ये तो अस्पृश्यता के भी आदमी है, तो उनको ये इसमें नहीं रखना चाहिए था। तो 200-300 लोग आ गए और हल्ला बोल लिया। बाबा साहब ने देखा बारी में से कौन नीचे शोर बगोर हो रहा है, तो देखा तो पूरी हथियार के साथ आ गए थे। बाबा साहब को कह रहे थे
हम आपको मार देंगे अगर इस धर्मशाला में रहेंगे तो आप। बाबा साहब सिर्फ 11 दिन वहाँ पर रुके थे। बाबा साहब ने सयाजी गायकवाड़ को बोला कि राजा जी, मैं वो काम तो करना चाहता हूँ, मैं तो वचनबद्ध हूँ, आपके साथ करारबद्ध हूँ, तो मैं एक काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर मकान नहीं मिल रहा है, मेरे सबॉर्डिनेट मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो देखो, राजा वहाँ पर था, जो राजा उनके सब कुछ होता ना, कि मनुवाद कितना कट्टर होगा कि राजा ने भी बोल दिया कि बाबा साहब, मैं आपको जो आपके साथ मेरा करार हुआ है उनमें से आपको मुक्त करता हूँ, लेकिन मैं ये जो वो मैं कम नहीं कर पाऊंगा। राजा भी वो नहीं कर पा रहे थे। यही हालत थी। और अभी भी कोई हालत ज़्यादा सुधरी नहीं है, अभी भी है, थोड़ी बहुत है, लेकिन वो तो बाबा साहब के जो संविधान दिया है इसकी वजह से है, लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं आया है। तो बाबा साहब ने जो उसके बाद वो छोड़ा, नौकरी छोड़ के वो कमाटी बाग वहाँ पर है, वहाँ पर बैठे पीपल के नीचे और बोले बहुत फुट के रोए बाबा साहब। बाबा साहब इसलिए रोए कि मैं इतनी बड़ा ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इतना बड़ा साफ सुथरा रहता हूँ, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर एक कलंक है कि हम साफ सुथरे नहीं रहते थे पहले, तो इसीलिए वो अनटचेबल रखते थे, अस्पृश्यता इसीलिए थी। तो बाबा साहब कहते थे मैं तो इतना साफ सुथरा रहता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना ज्ञानवान हूँ, इनके पास इतना ज्ञान नहीं, इनका ज्ञान तो इतना मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। तो मेरे भारत के दूसरे लोग हैं जो गांव देहात में रहते हैं, वो तो इतना ज्ञानवान भी नहीं है, इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, इतना साफ सुथरे भी नहीं रहते हैं, और तो उनके साथ क्या होता होगा। तो बाबा साहब ने देखो, आज 26 साल का लड़का हमारा नौकरी ढूंढता होगा, कारोबार ढूंढता होगा, लेकिन बाबा साहब 26 साल की उम्र में एक संकल्प लिया कि मैं जब तक जो भारत के हमारे अछूत लोग हैं उनको पूरा हक और न्याय नहीं दूंगा, तो जब जैसे हमारे कार्याध्यक्ष ने बोला गोली मार दूंगा, ऐसा ही कुछ कहा होगा। तो बाबा साहब ने संकल्प लिया, और वो संकल्प की बात मैं इसीलिए याद दोहरा रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसके बाद वो संकल्प उसने पाले, उसने निभाया संकल्प को। और कैसे निभाया, उस दिन उनके 4 लड़के एक के बाद मरते गए कुपोषण के कारण, दवाई नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता था। रमेश, गंगाधर, राजपूत, हिंदू एक के बाद एक मरते गए। और गंगाधर जब मर रहा था तो बाबा साहब गोल बेस परिषद में जा रहे थे, और उनके भाई दौड़ के गए कि हमारा लड़का जो गंगाधर है वो चल बसा है, तो आप आइए और उनकी अंतिम क्रिया करके जाइए। बाबा साहब का प्लान छूट रहा था, तो बाबा साहब ने कहा, एक बार तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि मेरा लड़का चला गया तो मैं वापस जाऊँ। फिर ख्याल आया कि नहीं, मैं अगर वापस गया तो ये काम तो मेरे समाज के लोग कर लेंगे, लेकिन जो मेरा समाज भरा हुआ है उनका काम तो मैं ही करूंगा। और वो जो वहाँ पर गोलमेज परिषद में जो लोग गए थे, गांधी वगैरह, वो मुझे अधिकार नहीं दिलाएंगे। तो बाबा साहब ने वो काम नहीं किया, और बाबा साहब गोलमेज परिषद में गए। उसके बाद कालाराम मंदिर देखो, पानी का आंदोलन देखो, सब कुछ बाबा साहब ने कहा क्या संकल्प लिया, उसके बाद किया था। तो हम यहाँ पर टीवी दमन में हमारे विनोद जेठवा जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, 1 महीने से 6 महीने से काम कर रहे हैं, 1 महीने से तो फुल काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और दूर दराज से हम लोग भी आए, कितने दिन, कोई 500 किलोमीटर से आए, कोई 1500 किलोमीटर से आए, कोई 2000 किलोमीटर से आए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी जगह से आए हैं। तो हम यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ घूमने के लिए नहीं, घूमने तो कभी भी आ सकते थे ना, तो इस रोज पे क्यों आए, तो यहाँ पर ये समता सैनिक लोग काम करने के लिए आए। तो हमें ये जो हमारी गुजरात की भूमि और देश की भूमि, ये संकल्प की भूमि जानी जाती है। तो यहाँ से हमें एक संकल्प लेकर जाना होगा कि हम जाएंगे, और हम बहुत सारे, हमारे दिनेश भाई ने बताया कि हमें कैडर बेस्ट बनाने हैं हमारे समता सैनिक को। तो हम एक लोग 10 से ज़्यादा 10 लोग को अगर काम सौंपेंगे, 100 को काम सौंपेंगे, 1000 को, इस तरह हमारी कड़ी जुड़ती जाएगी। और मैंने कहा किया है यहाँ पर गुजरात में, मैं वहाँ पर ले जाना जा रहा हूँ वहाँ पर, कि गुजरात में 7 महीने हुए मुझे उमेश सिंह गौतम ने 27 मार्च को ये जो जिम्मेवारी दी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की, तो उसके बाद लगातार मैं काम करता रहा। काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम होना चाहिए। सभी के पास एक ऐसे तरीके नहीं होते। तो मेरे पास तरीका था सोशल मीडिया का, यूट्यूब चलाता हूँ, फेसबुक पे कभी भी काम करता हूँ, और यूट्यूब व्हाट्सएप पे काम करता हूँ। और गुजरात के 300 ग्रुप है, मेरा एक ऑडियो वायरल हुआ था 2016 में, तो उनसे उसके जरिए मेरे सभी गुजरात के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे बहुजन के, उसमें मुझे ऐड किया गया है।
तो 3 से ग्रुप है। तो मैंने सोचा ये यहाँ पर हम सफल हो सकते हैं। तो हर रोज मैं मैसेज डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, ऑडियो डालता हूँ। और आज दोस्तों हमारे पास गुजरात प्रदेश के 33 जिले हैं। तो 33 जिले के सभी जिले के एक एक प्रतिनिधि चुन के हमने राज्य कारोबारी बने। 50 की हमारी राज्य कारोबारी है और 26 हमारे जिला अध्यक्ष हैं, 10 हमारे शहर अध्यक्ष हैं। यहाँ पर हसमुख भाई बैठे अहमदाबाद के जो अध्यक्ष हैं, खड़े होकर दिखाइए। ये हमारे अहमदाबाद सिटी, यानी कि अहमदाबाद सिटी है, मानो 10 लाख लोग हमारे रहते हैं वहाँ पर। हमारी कम्युनिटी 10 लाख है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा काम हो सकता है। और वहाँ से फोन भी आ रहे हैं, बहुत लोग जोड़ रहे हैं और ऐसे होना लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो और भी बढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे दिनेश भाई जो वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारे खिमसुरिया जी, हमारे महेश भाई, कुशल, ये सब लोग दिन रात काम करते हैं। और सोशल मीडिया की तरह से तरीके से मैंने जो काम किया, तो 45 तालुका अध्यक्ष भी बना लिए मैंने। और 2500 लोग, 2500 लोग, 7 महीने में 2500 सैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर और मेरा तरीका, मेरा क्या है कि गुजरात में 18,600 गांव है। अगर हर गांव में मैं मीटिंग करने जाऊंगा तो कितने दिन लगेंगे, ये नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मैंने सोचा अगर सोशल मीडिया का अगर मैं सहारा लूंगा तो हर गांव में मेरा मैसेज जाता है और हर रोज लोग, लाखों लोग देखते हैं और इसमें से कई जुड़ते हैं। तो हर वीक में, एक वीक में 150 से 200 लोग हमारे जो लिंक मैंने बनाया है उसमें जुड़ते हैं। तो आज 2500 हो गए, 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद 5,000 हो जाएंगे, उसके बाद 10,000 हो जाएंगे। मेरा बहुत बड़ा टारगेट है। ऐसे नहीं काम करेगा, हम ऐसे काम करेंगे तो कब हम ये हमारा जो लक्ष्य पूरा करेंगे। तो हमें किसी भी तरह का है। और उसके बाद जो दिनेश भाई पता कि हमें कैटरिंग बेस्ड, तो मैंने ये भी प्लान किया है कि जिस जिले में 100 सैनिक ड्रेस वाले हो जाएंगे उसमें हम कैटरिंग बेस्ड कैंप लगाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा वो छोड़िए, मैं कहाँ से भी पैसा ले लूंगा, लेकिन कैटरिंग बेस्ड तो करना है। और हर जिले में 33 से 33 जिले में 100 सैनिक जब बनते जाएंगे तो पूरे गुजरात राज्य में कैटरिंग बेस्ड कार्यक्रम बनाने हैं। ऐसे ही मैं काम नहीं करना है। और जिसके बाद जो तरीका है, किसी को मीटिंग का तरीका लगता है तो मीटिंग करें, किसी को सोशल मीडिया के तरीके से वो कर सकते हैं तो वो करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो समता सैनिकों के लिए करना पड़ेगा। और मैं तो मेरे सैनिक को जो जुड़ रहे हैं उसको बोल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं करें, आप दिन में सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा समता सैनिक लोग को दे दीजिए, कुछ नहीं करना है। और वो उसमें क्या करना है आपको, शाम को अगर आप पूरे काम करके आते हैं, शाम को 7 बजे 8 बजे आपको जब टाइम मिले तब आप फोन लेकर भी जाइए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट है उसको फोन करिए और समता सैनिक की बात जितनी भी आपको आती है वो समझाइए। अगर वो समझ नहीं रहा तो मुझे फोन दीजिए और उसको जिम्मेवारी दीजिए, तालुका की जिम्मेवारी, जिले की जिम्मेवारी, ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी, ग्राम प्रमुख की जिम्मेवारी और जिम्मेवारी दीजिए। और एक बार अगर हम सफल हो गए उमेश जी पूरे राज्य में, तो 18,000 गांव है, एक सैनिक भी मैंने बना लिया तो 18 सैनिक वो हो जाएंगे और उतने शहरी के हो जाएंगे, तो 30-40 सैनिक ऐसे ही हो जाएंगे। और रही बात जो दिनेश भाई बताई कि गुजरात में पूरे भारत में हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो अगर किसी गांव में अन्याय अत्याचार होगा तो समता सैनिक क्या करेगा, उसका प्लान भी मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में, यानी बाबा साहब ने बताया, उमत सिंह और हमारे जो लीडर बता रहे वो काम हमें करना है। तो किसी गांव में अगर घोड़ी पे चढ़ने पे किसी को रोका गया, अगर किसी पे अन्याय अत्याचार हुआ तो हमारे समता सैनिक वाले क्या करेंगे, वहां पर उसके अगल बगल के तालुके वाले समता सैनिक के सभी सैनिक मिलेंगे, 100, 150, 500 और सरकार की मंजूरी लेकर हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास लड़के होंगे, कई नौकरियां भी है, सरकारी मुलाजिम है, तो उनके ऊपर केस हो जाएगा तो जेल में चले जाएंगे। अगर नौकरी भी नहीं मिलेगी तो हम सरकार की मंजूरी लेकर जो फ्लैग मार्च निकलती है, मैं तहसीलदार रहा हूँ, तो जब चुनाव आता है तब सरकार फ्लैग मार्च काटती है। किसका, मिलिट्री, पुलिस, वो जो इलाके सेंसिटिव इलाके होते हैं तो वहाँ पर तो कुछ झूठे लोग रहते हैं, तो चुनाव में कुछ गड़बड़ी ना करे इसलिए उसको फ्लैग मार्च निकालता है। तो हमारे पास वो है ताकत। तो जहाँ पर अन्याय होगा वहाँ पर हमारे सैनिक, समता सैनिक क्या करेंगे, पूरे ड्रेस में जाएंगे, 100 लोग 200 लोग लाठी के साथ और वहाँ पर फ्लैग मार्च करेंगे। तो फ्लैग मार्च से क्या फायदा होगा, उस गांव में तो हमारे वो हो जाएगा, उनके पास बड़ा संगठन है, लेकिन अगल बगल वाले गांव और सभी में जो सुंदर जाएगा वो बहुत बड़ा जाएगा, इनके ऊपर अब अत्याचार नहीं करना है। तो ये काम हमें करना है और गांव गांव जाकर हमें सबको जगाना है, बाबा साहब की बात बताना है, बुद्धि की बात बतानी है। अगर हमारे पास सैनिक हमारे नहीं होंगे, आखिरी के गाँव जो होता है उनके हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें सैनिक बनाना है, जैसे तैसे करके
लिए सैनिक बन रहा है। अगर वो बन गया तो बाद में उनको हम बात समझा सकेंगे, समझा सैनिक क्या है, बुद्ध क्या है, बाबा साहब क्या है, लेकिन वो हमारे पास आएगा नहीं तो क्या कैसे समझेंगे। तो पहला मेरा काम है कि हर गांव में एक सैनिक तो होना ही चाहिए, और वो काम मैं 1 साल में पूरा करूंगा। तो ऐसा मैंने संकल्प किया है और यहाँ भी जाहिर कर रहा हूँ यहाँ से कि 1 साल में 18,000 गाँव में एक सैनिक तो जरूर बनेंगे, यही बात करना है। और आखिरी बात, क्योंकि भूख भी आपको लगी होगी, लेकिन हम यहाँ खाने के लिए तो नहीं आए, तो आखिरी बात जो आपने बहुत बात सुनी होगी, लेकिन फिर भी आप जैसे रामायण महाभारत सुनते हैं 7-7 दिन तक, तो ये बात तो आपको सुननी पड़ेगी, बार बार सुनेंगे तभी तो आपके दिमाग में आएगा। तो जंगल में आग लगी हुई थी, आपने सुना होगा, पंडित जी बार बार बोलते हैं, हमारे उमेश सिंह भी बोलता है, और सभी प्राणी भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया थी, वो तालाब में से चोंच में पानी लेकर उस पर डाल रही थी। सब जानवर भाग रहे थे, हाथी ने देखा ये चिड़िया क्या कर रही है, आपने सुना ही होगा, लेकिन फिर भी तो वो चोंच पे डालती थी, उससे उसके चोंच पे पकाने से तो जंगल नहीं बुझने वाला था। हाथी ने देखा ये तू क्या कर रही है, तो मैंने वो चिड़िया बोली मैं वो जंगल को बुझा रही हूँ। अरे तेरी चोंच से थोड़ा जंगल बुझेगा, मैं भी जानती हूँ। चिड़िया ने क्या बोला, मैं भी जानती हूँ कि मेरे चोंच की बूंद से ये जंगल नहीं बुझने वाला, लेकिन जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम भागने वालों में नहीं, गद्दारों में नहीं होगा, ये आग बुझाने वाले में होगा। ये बात बोली थी चिड़िया ने। तो मैं ये बात यहाँ पर इसलिए दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर आग लगी हुई है पूरे देश में, हमारे हक अधिकार सब छीना जा रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं हर जगह पे। दिल्ली में जो हो रहा है, यूपी में हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, हर जगह एक ही तरह की बात हो रही है। देखो उनकी लिंक कैसी है, यहाँ पर कुछ रखने से अत्याचार होता है, गुजरात में, यूपी में भी होता है, तो कितने वो जुड़े हुए हैं और हम लोग बिखरे हुए हैं, हमारे संगठन अलग हुए हैं। तो उस संगठन की बात भी मैं करूंगा कि आप बहुत जगह कहीं निर्णय लेंगे, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कोई भी संगठन में काम करते हो, लेकिन हमारा मेन संगठन संस्था सैनिक दल होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने बनाया है संगठन। अगर आप अलग अलग संगठन बनाएंगे, अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तो कभी हम ये सफल नहीं होंगे। आज 75 साल आज़ादी के 75 यानी कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हमको प्राथमिक अधिकार जो संविधान ने दिया है, मानवीय अधिकार अभी हम नहीं ले पा रहे। सत्ता की बात तो दूर की बात है। तो अगर ऐसे हम संगठन बनाते रहेंगे तो कभी नहीं होगा। ये बाबा साहब का संगठन बनाया हुआ है, किसी गहरे का संगठन नहीं बनाया है। तो बाबा साहब के संगठन टॉप में रहना चाहिए, उसके नीचे सभी संगठन। अगर नाम अगर आप अलग रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन बाबा साहब के संगठन के साथ तो जुड़े ही रहो। जहां पर समता सैनिक दल है वहां पर तो हमें आना ही है, क्योंकि अगर एक संगठन आरएसएस के नीचे कितने लोग काम करते हैं, कितनी संगठन काम करता है, और आज सत्ता पर है देखो। और हम सच्चे लोग हैं, सही बात बता रहे हैं। उमेश जी ने बताया ना कि हम तो सही बात बता रहे हैं, भी पिछड़े रहे, तो क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं, संगठन की जो ताकत है वो नहीं बना पा रही। तो हमें समता सैनिक को मैन बनाकर उसके नीचे हर संगठन को काम करना पड़ेगा, तब हम जाके कुछ ना कुछ हमारे अधिकार और सत्ता हासिल करेंगे। तो मैं यही बात को आखिर में कहता हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा कि यहाँ पर भारत में मेरा बच्चा जो पीछे बैठा है कुशल, उसका लड़का उसको पूछेगा कि पापा आपके जब हमारे अधिकार, बाबा साहब ने तो बहुत अधिकार दिए थे, और वो अधिकार जब चाह रहे थे तब नौजवान कौशल ड्रेस में बिल्कुल वो हमारे साथ है, देखिए पीछे बिल्कुल, और वो पायलट बनकर के साथ रहता है। और उनके आंखों में आंसू आने का मतलब केवल यही है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को, बच्चों को, बेटियों को भी तैयार करें, मजबूती के साथ ईमानदारी से तैयार करें, तो ये समाज पूरा देश में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। 2 बज चुके हैं, एक आना आपके लंच का काम हमारे जो आयोजक हैं फिरोज जेठवानी और टीम के द्वारा हो चुका है, तैयारी चल रही है। इससे पहले यूपी के अध्यक्ष हैं पीपी अशोक साहब, जो बहुत ही क्रांतिकारी हैं, बहुत ही सॉलिड है और ठोस काम करने वाले हैं, युवा हैं, वो भी अपना वक्तव्य दें। और इसके तुरंत बाद जैसे ही भोजन आपका आप लोग लेंगे सम्मान के साथ, और वो कार्यक्रम आपका ये चलता रहेगा। ये बीच में लंच का इंतजाम आपका किया जा रहा है। मैं चाहूंगा जो हमारे आज के मंच के संचालक हैं बीडी सुजात जी,